नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हमारे पास कक्षा 8 विज्ञान के कुछ रिवीजन नोट्स हैं जो एनसीईआरटी पर आधारित हैं। जी, और हमारा उद्देश्य इन नोट्स के हर एक बिंदु को क्रम से समझना है। हम प्रत्येक पंक्ति को पहले जैसा लिखा है वैसा पढ़ेंगे और फिर उसे सरल भाषा में समझेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कक्षा में कोई शिक्षक समझाता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पेज इस अध्याय का शीर्षक है अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस पेज पर एक चित्र भी है। इस चित्र में हमें पैराशूट, कुछ रंग बिरंगे धागे, कपड़े, प्लास्टिक की बोतलें, कुर्सी, बाल्टी और एक रीसाइक्लिंग का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। तो ये चित्र एक तरह से पूरे अध्याय का सार है, मतलब रेशे और प्लास्टिक से बनी चीजें। सही कहा। चलिए अब पहले विषय पर आते हैं। ठीक है, तो पहला विषय है रेशे क्या हैं। इसमें लिखा है प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर्स। ये पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उदाहरण कपास, ऊन, रेशम। तो ये तो बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि रेशे यानी धागे दो तरह के होते हैं। पहले वो जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधों से कपास मिलता है या फिर भेड़ से ऊन। अच्छा। और दूसरा है संश्लेषित रेशे, सिंथेटिक फाइबर्स। ये मनुष्यों द्वारा रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं। इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। बिल्कुल। तो दूसरे वो रेशे हैं जो इंसानों द्वारा फैक्ट्रियों में केमिकल से बनाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें मानव निर्मित या संश्लेषित मतलब सिंथेटिक रेशे कहा जाता है। ठीक है। अब अगला बिंदु है बहुलक या पॉलीमर। परिभाषा दी गई है। संश्लेषित रेशा छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक लंबी श्रृंखला है। यह बड़ी एकल इकाई बहुलक पॉलीमर कहलाती है। हाँ, इसको समझने के लिए यहाँ एक चित्र भी दिया गया है। एक मोतियों की माला है और एक पेपर क्लिप से बनी चेन। तो जैसे माला में कई सारे मोती मिलकर एक लंबी माला बनाते हैं, ठीक वैसे ही संश्लेषित रेशे कई छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों को जोड़कर बनाए जाते हैं और इसी पूरी लंबी चेन को या संरचना को बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। मतलब बहुत सारी इकाइयां। नोट्स में शब्द का मतलब भी बताया गया है। वर्ड ओरिजिन पॉली अनेक प्लस मिर भाग इकाई। जी, और एक दिलचस्प फैक्ट भी है। हाँ, फैक्ट कपास भी एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मानव निर्मित रेशे ही नहीं, बल्कि कपास जैसा प्राकृतिक रेशा भी एक तरह का पॉलीमर ही है, जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। प्रकृति भी यही काम कर रही है। दिलचस्प है। चलिए अब संश्लेषित रेशों के प्रकार देखते हैं। पहला है वन रेयॉन कृत्रिम रेशम। हाँ, इसे नकली रेशम भी कह सकते हैं। इसके इतिहास के बारे में लिखा है 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेशम समान गुणों वाला रेशा प्राप्त किया। मतलब असली रेशम बहुत महंगा होता था, तो वैज्ञानिक उसका एक सस्ता विकल्प बनाना चाहते थे। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, स्रोत यह काष्ठ लुगदी वुड पल्प के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। देखिए, ये बनता तो लकड़ी की लुगदी से है, जो एक प्राकृतिक चीज है, लेकिन इस पर केमिकल प्रक्रिया की जाती है। अच्छा, इसीलिए आगे लिखा है यह मानव निर्मित रेशा है, यद्यपि यह प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। जी, और अगला बिंदु उसकी सबसे बड़ी खासियत है। यह रेशम से सस्ता है और इसे रेशम के समान बुना जा सकता है। तो ये असली रेशम से बहुत सस्ता होता है और दिखता बिल्कुल उसी की तरह है। इसके उपयोग भी दिए हैं। उपयोग यूजेस कपास प्लस रेयॉन बिस्तर की चादरें, ऊन प्लस रेयॉन कालीन या गलीचा। हाँ, जैसा कि यहाँ चित्र में एक बहुत सुंदर कालीन भी दिखाया गया है। तो रेयॉन को जब कपास के साथ मिलाते हैं तो बेडशीट्स बनती हैं और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे बनाए जाते हैं। समझ गया। अब आते हैं दूसरे रेशे पर जो बहुत ही खास लगता है। 2 नायलॉन सबसे मजबूत रेशा। हाँ, नायलॉन एक क्रांति की तरह था। इसका इतिहास 1931 कहता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया, बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नायलॉन पहला ऐसा रेशा था जो पूरी तरह से मतलब 100% रासायनिक था। इसमें पौधे या जानवर से मिली किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसके गुण भी कमाल के हैं। गुण प्रॉपर्टीज प्रबल स्ट्रॉन्ग, प्रत्यास्थ इलास्टिक, हल्का
लाइक, चमकीला और धुलने में सुगम। जी, ये बहुत मजबूत है, लचीला है और हल्का भी होता है। साथ में चमकदार है और इसे धोना, साफ करना भी बहुत आसान है। लेकिन अगला तथ्य तो हैरान करने वाला है। महत्वपूर्ण तथ्य, नायलॉन का तार इस्पात स्टील के तार से अधिक प्रबल होता है। हाँ, ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर ये सच है। नायलॉन के धागे की मजबूती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो स्टील के तार से भी ज्यादा वजन सह सकता है। कमाल है। यहाँ चित्र में भी नायलॉन से बने मोजे, रस्सी और टूथब्रश दिख रहे हैं। बिल्कुल, हमारी रोजमर्रा की बहुत सी चीजें नायलॉन से बनती हैं। इसी मजबूती पर अगला पेज भी है। विषय है नायलॉन की शक्ति। जी, एक नॉलेज कार्ड है जिसमें लिखा है, नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी बनाने में किया जाता है क्योंकि यह बहुत मजबूत है। हाँ, यहाँ 2 चित्र भी हैं। एक में एक व्यक्ति पैराशूट से उतर रहा है और दूसरे में एक पर्वतारोही रस्सी के सहारे पहाड़ पर चढ़ रहा है। तो ये दोनों ही चीजें, पैराशूट और पर्वतारोहण की रस्सी, नायलॉन से बनती हैं। बिल्कुल, और इसका कारण वही है जो हमने अभी पढ़ा, नायलॉन की असाधारण मजबूती। ये इतना मजबूत होता है कि एक इंसान का वजन बहुत आसानी से उठा सकता है। यहाँ एक क्रियाकलाप 3.1 का निष्कर्ष भी है। नायलॉन का धागा कपास, ऊन और रेशम के धागों की तुलना में सबसे अधिक भार सह सकता है। तो ये प्रयोग से भी सिद्ध हो चुका है। चलिए अब अल्ले रेशों पर चलते हैं। 3 पॉलिस्टर और 4 एक्रिलिक। पहले पॉलिस्टर की बात करते हैं। इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, सपाट रहता है, सरलता से धुलता है। तो पॉलिएस्टर वो कपड़ा है जिसमें आसानी से सिलवटें या शिकन नहीं पड़ती। इसे धोना भी बहुत आसान होता है। इसके उदाहरण है टेरिलीन और पीईटी, बोतलें, बर्तन। हाँ, जो पानी की बोतलें बनाने वाला पीईटी प्लास्टिक होता है, वो भी एक तरह का पॉलिएस्टर ही है। अच्छा, ये बनता कैसे है? रसायन, ये एस्टर रसायन की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है, फरों जैसी गंध। तो ये एस्टर नाम के एक केमिकल से बनता है जिसमें से फलों जैसी महक आती है। और इसके मिश्रित कपड़े भी हैं, पॉलीकॉट, पॉलिएस्टर प्लस कपास, पॉलीवूल, पॉलिएस्टर प्लस ऊन। जी, इसे दूसरे धागों के साथ मिलाकर पॉलीकॉट और पॉलीवूल जैसे मिक्स्ड फैब्रिक बनाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्रिलिक की। एक्रिलिक, कृत्रिम ऊन। यानी ऊन का विकल्प। यहाँ समस्या बताई गई है। प्राकृतिक ऊन महंगी होती है। सही बात है। और समाधान है, एक्रिलिक सस्ता होता है और ऊन के समान दिखाई देता है। तो सर्दियों में हम जो बहुत से स्वेटर पहनते हैं वो असल में एक्रिलिक के बने होते हैं। ये असली ऊन का एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प है। इसके लाभ भी हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध है और अधिक टिकाऊ है। जी, ये कई अलग अलग रंगों में मिलता है और असली ऊन जैसा ही मुलायम और गर्म लगता है। अब इन सभी संश्लेषित रेशों के गुण और सावधानियों पर एक सेक्शन है। ये बहुत जरूरी है। पहले लाभ दिए हैं, लाभ, एडवांटेजेस। 1, शीघ्र सूखते हैं। 2, अधिक चलाऊ, ड्यूरेबल। 3, कम महंगे और आसानी से उपलब्ध। 4, रख रखाव में आसान। तो ये सारे फायदे हैं। ये कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ज्यादा दिन चलते हैं, सस्ते होते हैं और इनका ध्यान रखना भी आसान होता है। लेकिन अब आती है एक महत्वपूर्ण चेतावनी। जी, महत्वपूर्ण चेतावनी, वार्निंग, खतरा। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये जलने की बजाय पिघलते हैं। आगे लिखा है, यदि कपड़ों में आग लग जाए तो कपड़ा पिघलकर शरीर से चिपक जाता है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इससे बहुत गंभीर जलन हो सकती है। इसीलिए नियम है, रसोई घर या प्रयोगशाला में काम करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। बिल्कुल, हमेशा सलाह दी जाती है कि किचन में या आग के पास काम करते समय सूती कपड़े ही पहने। तो रेशों की कहानी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन अब उस पॉलीमर पर आते हैं जिसने शायद दुनिया को सबसे ज्यादा बदला है, प्लास्टिक। सही, अगला विषय वही है, प्लास्टिक, परिचय और व्यवस्था। पहली लाइन है संरचना। प्लास्टिक भी एक बहुलक यानी पॉलीमर है। तो प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशों की तरह ही एक पॉलीमर है। इसके सामान्य गुण, इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, रंगा जा सकता है और चादरों तारों में बदला जा सकता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे गर्म करके आप किसी भी आकार, रंग या रूप में बदल सकते हैं, जैसे कुर्सी, पाल्टी, खिलौने या फिर पतली पॉलीथीन। इसका एक उदाहरण भी है, पॉलीथिन, पॉलीप्लस एथीन, थैलियां बनाने में उपयोग। अब इसकी इकाइयों की व्यवस्था के बारे में बताया गया है।
इकाइयों की व्यवस्था, अरेंजमेंट टाइप्स, एक रेखीय यानी लीनियर, दो तिर्यकबद्ध क्रॉस लिंक्ड। हाँ, यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है। इसका मतलब है कि इसके अंदर की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं वो या तो एक सीधी लाइन में यानी रेखीय जुड़ी होती हैं या फिर एक जाल की तरह यानी तिर्यकबद्ध आपस में जुड़ी होती हैं। अच्छा, और इसी व्यवस्था के आधार पर प्लास्टिक के प्रकार भी होते हैं। अगला विषय यही है। जी, प्लास्टिक के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। पहला है 1 थर्मोप्लास्टिक। परिभाषा, गर्म करने पर आसानी से विकृत, डिफॉर्म्ड हो जाता है और मुड़ जाता है। तो ये वो प्लास्टिक हैं जिन्हें आप बार बार गर्म करके पिघला सकते हैं और कोई भी नया आकार दे सकते हैं। उदाहरण है पॉलीथिन, पीवीसी। उपयोग, खिलौने, कंघियां, पात्र। हाँ, जैसे हमारी पानी की बोतलें, बाल्टियां, खिलौने, ये सब थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं। और दूसरा प्रकार है 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। परिभाषा, एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। मतलब इन्हें सिर्फ एक ही बार आकार दिया जा सकता है। एक बार ये सख्त हो गए तो फिर दोबारा गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं, बल्कि जलने लगते हैं। इनके उदाहरण हैं बैकेलाइट, मेलामाइन। उपयोग, बिजली के स्विच, फर्श की टाइलें। जी, जैसे हमारे घरों में बिजली के स्विच बोर्ड होते हैं या प्रेशर कुकर के हैंडल, वो इसी से बनते हैं। अगले पेज पर इन्हीं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में और जानकारी है। बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट, गुण, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक। पुअर कंडक्टर। इसका मतलब है कि ये गर्मी और बिजली को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। उपयोग, बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे। जी, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। स्विच बोर्ड और बर्तनों के हैंडल इससे बनते हैं ताकि हमें करंट या गर्मी ना लगे। अब दूसरा है मेलामाइन, गुण, आग का प्रतिरोधक तथा ऊष्मा को सहने की क्षमता। मेलामाइन तो और भी खास है, ये आसानी से आग नहीं पकड़ता और ज्यादा गर्मी सहन कर सकता है। उपयोग, फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े। बिल्कुल, इससे किचन के वो बर्तन बनते हैं जो माइक्रोवेव में इस्तेमाल होते हैं और फर्श की टाइलें भी बनती हैं। यहाँ एक क्या आप जानते हैं सेक्शन भी है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन की परत छुड़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। उन लोगों के कपड़ों पर इसकी परत होती है ताकि वो आग से सुरक्षित रह सकें। तो ये तो साफ है कि प्लास्टिक एक बहुत उपयोगी चीज है। अगला विषय भी यही है, विकल्प पदार्थ, प्लास्टिक। मतलब हम इसे इतना ज्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं? पहला कारण, अनभिक्रियाशील, लोहे की तरह जंग नहीं लगता, जल और वायु से क्रिया नहीं करता। ये बहुत बड़ा फायदा है। प्लास्टिक में लोहे की तरह जंग नहीं लगता, इसीलिए इसमें अचार या रसायन जैसी चीजें रखना सुरक्षित है। दूसरा कारण, हल्का, प्रबल और चिरस्थायी, धातुओं की अपेक्षा हल्का और सस्ता होता है। जी, इसीलिए बाल्टी, मग, फर्नीचर जैसी चीजें अब प्लास्टिक की बनती हैं। ये धातु से हल्का, मजबूत, ज्यादा दिन चलने वाला और सस्ता भी होता है। और तीसरा, कुचालक, पुअर कंडक्टर, ऊष्मा और बिजली को पास नहीं होने देता, इसलिए बिजली के तार पर प्लास्टिक कवर होता है। सही, ये करंट या गर्मी को रोकता है, इसीलिए बिजली के तारों के ऊपर इसकी कोटिंग होती है। अब कुछ विशेष प्लास्टिक और उनके उपयोग बताए गए हैं। जी, टेफ्लॉन, यह एक विशिष्ट प्लास्टिक है। गुण, इस पर तेल और जल नहीं चिपकता। उपयोग, भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत, नॉन-स्टिक कोटिंग लगाने में। हाँ, टेफ्लॉन एक बहुत खास प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल नॉन-स्टिक बर्तनों पर परत चढ़ाने के लिए होता है ताकि खाना उस पर चिपके नहीं। स्वास्थ्य उद्योग में भी इसका उपयोग है। स्वास्थ्य उद्योग प्लास्टिक का उपयोग दवा की गोलियों के पैक, घावों को सीने के धागे, सिरिंज और चिकित्सकों के दस्ताने बनाने में होता है। बिल्कुल, मेडिकल क्षेत्र में तो प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग है। दवा की पैकिंग से लेकर ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले धागे, सिरिंज और ग्लव्स तक सब कुछ प्लास्टिक से बनता है। और माइक्रोवेव के बारे में भी लिखा है। माइक्रोवेव ओवन में विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग किए जाते हैं जो गर्मी से प्रभावित नहीं होते। जी, ये एक खास तरह का प्लास्टिक होता है जो माइक्रोवेव की गर्मी से पिघलता नहीं है। तो अब तक हमने प्लास्टिक के सिर्फ फायदे ही देखे, पर अब हम सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। हाँ, और जो सबसे चिंताजनक पहलू है, प्लास्टिक और पर्यावरण। यहाँ दो परिभाषाएं हैं। एक, जैव निम्नीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल,
जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे कागज, सूती कपड़ा, छिलके। तो ये वो पदार्थ हैं जो समय के साथ बैक्टीरिया की मदद से सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं, जैसे कागज या फलों के छिलके। इन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और दूसरा है 2 जैव अनिम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, टिन। और ये वो पदार्थ हैं जो सैकड़ों सालों तक वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं और खत्म नहीं होते, जैसे प्लास्टिक। इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। यहाँ अपघटन के समय की एक सूची भी है। कागज 10 से 30 दिन, सूती कपड़ा 2 से 5 माह, लकड़ी 10-15 वर्ष और प्लास्टिक थैलियां कई वर्ष, पर्यावरण प्रदूषण का कारण। और ये कई वर्ष का मतलब है सैकड़ों साल, शायद हजारों साल। यही प्लास्टिक के प्रदूषण का मुख्य कारण है कि ये खत्म ही नहीं होता। इसी के हानिकारक प्रभावों पर अगला पेज है। जी। पहला, पशुओं के लिए खतरा। गायें कचरे के साथ पॉलीथीन निगल लेती हैं। श्वसन तंत्र में कंठरोध, चोकिंग, मृत्यु। यहाँ चित्र में भी दिखाया है। ये बहुत दुखद है। जानवर खाने के साथ प्लास्टिक निगल जाते हैं और दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। दूसरा, नालियों का जाम होना। पॉलीथीन की थैलियां नालियों को रोक देती हैं, क्लॉगिंग। ये भी एक बड़ी समस्या है, खासकर शहरों में। ये प्लास्टिक नालियों में भसकर उन्हें जाम कर देता है। और तीसरा, वायु प्रदूषण। प्लास्टिक को जलाने पर यह पूरी तरह नहीं जलता और विषैली धूम छोड़ता है। इसे जलाने से बहुत जहरीला धुआं निकलता है, जो हवा को प्रदूषित करता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगले पेज पर है समाधान, 5R सिद्धांत। हाँ, एक उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए 5R का सिद्धांत। ये 5R हैं। रिड्यूस, उपयोग कम करिए। रीयूज, पुनः उपयोग करिए। रिसाइकल, पुनः चक्रित करिए। रिकवर, पुनः प्राप्त करिए। रिफ्यूज, उपयोग ना करना। यहाँ इसे एक चक्र के रूप में दिखाया गया है। इसका मतलब है, सबसे पहले तो प्लास्टिक का उपयोग कम करें, फिर एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करें। जब वो इस्तेमाल के लायक ना रहें तो उसे रिसाइकलिंग के लिए दें। कचरे से भी उपयोगी चीजें निकालें और जहां हो सके प्लास्टिक लेने से साफ मना कर दें। सलाह भी दी गई है, खरीदारी के लिए सूती कपड़े या जूट के थैले का उपयोग करें। और शायद यही सबसे आसान और सबसे जरूरी कदम है, बाजार जाते समय घर से कपड़े का थैला लेकर जाना। बिल्कुल। अब नोट्स में एक बहुत ही रोचक सेक्शन है, क्या आप जानते हैं? अच्छा, ये नायलॉन के बारे में है। नायलॉन का उन्माद 1939। जब 1939 में नायलॉन के मोजे आए तो महिलाओं में भारी दीवानगी थी। हाँ, ये एक बहुत मशहूर किस्सा है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के दौरान नायलॉन का उपयोग पैराशूट बनाने में होने लगा, जिससे मोजों की कमी हो गई। तो सारा नायलॉन युद्ध के लिए जाने लगा। परिणाम, कालाबाजारी हुई और मोजों के लिए लंबी लाइनें लगती थीं। सोचिए, एक कपड़े के लिए, मोजों के लिए ब्लैक मार्केट बन गया था और लोग घंटों लाइन में लगते थे। ये दिखाता है कि नायलॉन उस समय कितनी बड़ी खोज थी। वाकई। अब हम अध्याय के अंत में आ गए हैं और यहाँ एक सारांश है। आपने क्या सीखा? जी, परीक्षा के लिए तैयार एक चेकलिस्ट। पहला बिंदु, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक इज इक्वल टू बहुलक, पॉलीमर। तो ये सबसे जरूरी बात है कि ये सभी पदार्थ पॉलीमर है। मुख्य रेशे, रेयॉन, कृत्रिम रेशम, नायलॉन, मजबूत, पॉलिएस्टर, सिलवट मुक्त, एक्रिलिक, कृत्रिम ऊन। ये चारों मुख्य रेशे और उनकी एक एक खासियत। प्लास्टिक के प्रकार, थर्मोप्लास्टिक, मुड़ने वाले, और थर्मोसेटिंग, ना पिघलने वाले। प्लास्टिक के दो मुख्य प्रकार और उनका मूल अंतर। प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है। ये पर्यावरण से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। 5R सिद्धांत का पालन करें। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज। ये समस्या का समाधान है। और अंतिम पंक्ति है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। यह हमें याद दिलाता है कि इन पदार्थों के गुण क्या हैं और पर्यावरण के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो आज हमने संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक के बारे में विस्तार से जाना, उनके प्रकार, गुण, उपयोग और पर्यावरण पर उनके प्रभाव को भी समझा। हाँ, और 5R का सिद्धांत समाधान तो बताता है, लेकिन ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। वो क्या? सोचने वाली बात यह है कि जब प्लास्टिक हमारे जीवन में इतना रच बस गया है, तो व्यक्तिगत स्तर पर रिफ्यूज यानी प्लास्टिक का उपयोग न करने के सिद्धांत को असल में लागू करना कितना व्यावहारिक है?
और इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हो सकती हैं? अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।